बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस में, और आज उनके 3 साथी यानी कि 3 साबिक फ़ौजी अफसरान को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उनका सियासी गठजोड़ सामने आया है और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई है और उनके लिंक्स जो हैं वो साबित हुए हैं। एक सियासी जमात के साथ उनका कोई तल्लुक़ वास्ता जो है वो निकला है, रब्ताकारी में मुलव्वस थे और जो सियासी मुहिम जोई है उसमें मुलव्वस करार दिए जा रहे हैं। ताहम मज़ीद इंक्वायरी जब होगी तो चीज़ें सामने आएंगी कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो किस तरह और कैसे और किस हद तक थी। लेकिन पाक फ़ौज ने इस केस में इन तीनों अफसरान जिनमें 2 ब्रिगेडियर हैं और 1 कर्नल हैं, इन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया है। इसके साथ साथ आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो समाअत थी और उसमें आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी आज ऐलान किया है बाकायदा सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात में एक गुफ्तगू करते हुए कि उनका कोई तल्लुक़ वास्ता जनरल फैज़ हमीद के साथ नहीं है। ये बड़ी अहम बात है कि पहले तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन यानी कि जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक़्त DGI के साथ जब जनरल फैज़ DGI से तो सब कुछ ये कहा जाता था कि जनरल फैज़ ही कर रहे हैं, हुकूमत को चला रहे हैं, पार्लियामान में बंदे जो है पूरे कर रहे हैं और बाकी चीज़ें। लेकिन अब जो है उनकी गिरफ़्तारी के बाद उनसे तल्लुक़ वास्ता जो है उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया जा रहा है। फिर हम बात करने जा रहे हैं इसी नैब केस में कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला दरपेश आया और बात हुई कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी जो है वो प्रोसीडिंग में जो है वो अटेंड नहीं करते और नैब के जो गवाहान हैं उन पर जिरा मुकम्मल नहीं हो सकती और ना ही जो है ये केस आगे बढ़ सकता है ड्यू टू जो है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती और बाज़ दफ़ा जो है वो कहा जाता है कि वो पहुँचे नहीं हैं और बाज़ दफ़ा ये भी जो है वो चीज़ें सामने आई कि प्रोसीडिंग होने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी जो है वो कोर्ट में आती, तब तक जो है प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाती है। ये तमाम तर सूरत हाल है, सियासी गुफ्तगू भी होगी। इसके लिए हमें आज ज्वाइन किया है सेंटर हुमायूं महमूद साहब ने तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कादर मंदो खेर साहब पीपल्स पार्टी से उनका तल्लुक़ है, कादर भाई आपका शुक्रिया। और गौस मोहम्मद खान न्याज़ी साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। न्याज़ी साहब आपका भी शुक्रिया। सेंटर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर हुमायूं साहब मुझे बताइएगा कि आज जनरल फैज़ हमीद केस में 3 साबिक फ़ौजी अफसरान को गिरफ़्तार किया गया है, तो क्या देख रहे हैं सर? एक तरफ तो ये गिरफ़्तारी और दूसरी तरफ जो है आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी जो है जनरल फैज़ हमीद से लातल्लुकी का ऐलान किया। उन्होंने कहा ये हमारा कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, उनके हिसाब को है तो इंटरनल उनका फ़ौज का मामला है, ये होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखिए इस तरह है कि 2 चीज़ें हैं जो भी ये स्टार्ट हुई है प्रोसीडिंग लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ के साथ हुई हैं, वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर हुई हैं कि वो जो टॉप सिटी के अंदर जो करप्शन है अब वो, और ये याद रखें ये प्रॉब्ली टाइम था जब जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और उस दौरान में ये सारा कुछ हुआ था। ठीक है, उसमें कौन कौन मुलव्वस थे, क्यों थे? क्योंकि उस वक्त ये प्रॉब्ली DGC थे, ये उस वक्त DGI नहीं थे। ठीक है, तो उस लिहाज से कौन कौन बीच में शामिल थे और उस देखें DGC अगर उसने अपने लेवल पे किया हुआ है तो आप ज़रूर पकड़े वो पैसे कहाँ गए, किस तरीके के जैसे हुए। नो नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त इन्वॉल्व थी तो आप उनसे ज़रूर पूछें। अब बात आ जाती है जो आप कह रहे हैं कि जी इनके ताल्लुकात वो बनते फलाना। देखिए DGI जो होते हैं ना, DGI बेसिकली वो अपने लेवल पे चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। अच्छा, उसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इजाज़त लेनी होती है, करना होता है। उसकी जो होती है इन्वेस्टिगेटिंग विंग होता है, मेनली ये सारी चीज़ होती है। लेकिन जो ग्राउंड पे कुछ चीज़ करनी हो, फलाना करना, उसके लिए उनको जो जितना मुझे इल्म है उनको उसके साथ करना होता है। और उस वक्त अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कहने लगे उसमें यह कि इस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुने और फिर मौलाना फजलुर रहमान का बयान सुने तो आपको पता चलता है कि 2019 में ख्वाजा आसिफ के लिहाज से तो इवन 2018 में
जब वो हार रहे थे तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को ट्वीट किया था कि या टेक्स्ट किया था रात के 12 बजे कि मैं हार रहा हूँ कुछ करो, और जनरल बाजवा साहब ने फिर उनको जिताया था। फिर एक महफिल में उनको टोंट भी किया था कि यार तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें तो मैंने जितवाया था वरना तुम हार गए थे। अच्छा, ठीक है। तो अब अगर उस चीज़ को सामने रख के करें और फिर जो वो आज कह रहे हैं कि उस ज़माने में ये दोनों इन्वॉल्व थे, फिर जो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा किया था और 2019 में कहा था कि इस तरीके से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाएंगे, जिस तरीके से ये, तो उससे तो इन सब लोगों का एक जो ओथ है उसकी खिलाफ वर्जी नज़र आती है। तो अब मैं तो समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो अपने अंदर ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाले लोगों को पर्ज कर रहे हैं। अब उसके साथ किन किन लोगों के ताल्लुक था, तो अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि उन्होंने आके हमसे बात की थी, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब का भी बीच में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। अच्छा, अगर वो जैसे मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के किया था, तो फिर वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इन्वॉल्वमेंट आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए तो फिर तो पता नहीं इसका हम कहाँ तक करते जाएंगे। जो माजी की बातें जो तहरीक इंसाफ के दौर में जो चीज़ें चल रही थी, तो यही था कि पार्लियामान में बंदे पूरे करने के लिए भी जो है वो ISI को इस्तेमाल किया जा रहा था, और जनरल फैज साहब जो है वो उसमें आपको पता है 2018 में एक बलूचिस्तान में एक टोटल नई पार्टी बनाई गई, टोटल एक नई पार्टी बनी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो एट द एंड ऑफ द डे यही निशानदेही ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, यही निशानदेही मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, यही निशानदेही बाकी उधर के लोग भी कर रहे हैं। तो जब हम इन चीज़ों को सामने रखते हैं तो उस वक्त के लिहाज से तो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो आई थिंक अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें हों और आइंदा कभी इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो। इन सब चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, लेकिन क्या हमारे साथ उनके कोई इस किस्म के नहीं है। इमरान खान वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उनका वो लिंक होता है सारा होता है वो था, उससे ज्यादा अगर कोई ये खुद ये कहते थे कि जो है वो तो देखिए एज अ प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं ना, एज अ प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। कादर खेल साहब, सर आप रोशनी डालिएगा, आप वकील भी हैं, और ये जो कार्रवाई जारी है जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल की, और आज 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल जो है वो साबिक फौजी अफसर गिरफ्तार भी हुए, तो क्या समझते हैं सर कि मामला कहाँ तक जाएगा? जारी बात है जब इंक्वायरी होती है, जब तफ्तीश होती है तो किसी एक फ़र्द के खिलाफ नहीं होती, वो तो जब पूछताछ होती है तो कई लोगों के नाम और भी आते हैं सामने। तो सर ज़रा बताइएगा क्या आपका जो कानूनी राय इसमें क्या है और ये मामला किस तरफ जा रहा है? सर पुरानी है, यही बात ये है कि कल इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ की मुखालफत की है, मतलब कहा कि ये इनका अंदरूनी मामला है। आज उनकी हिमायत की, आज की खबर में आज जो साफियों से बात हुई है उसमें हिमायत की है कि जनरल फैज़ को इसी वजह से हटाया है, जनरल बाजवा जो है ना अपने आप को एक्सटेंशन दे रहा था। अब बड़ी खूबसूरत सी बात, बड़ी अजीब सी बात है हुमायूं मेमन साहब की, इस बात से तो मैं मुत्तफिक हूँ कि ख्वाजा आसिफ को पूरा पाकिस्तान ने देखा मीडिया पे, उन्हें रात 12 बजे जनरल बाजवा को फोन किया है कि मैं हार रहा हूँ या मेरे साथ धांधली हो रही या मुझे जिताओ, और सुबह वो जीत भी गए। तो मैं ये कहना हूँ कि आम कैंडिडेट के मेरे या हुमायूं मेमन साहब या न्याजी साहब हो, हमारे तो थानेदार तक भी नहीं है, वो शायद हमारा फोन उठा ले ना उठा ले। ये कैसी आदमी है जिसका रात 12 बजे जनरल बाजवा आर्मी चीफ फोन उठाता है? तो आप इनका लिंक का अंदाजा लगा ले, इनकी पिट्टूपन का अंदाजा लगा ले कि किस तरह ये पांव पड़े रहते हैं और किस तरह ये एजेंसियों के अलाकार बनते हैं। इससे तो आपको वाजे हो गया सारा। ठीक है। और दूसरी बात, आज ख्वाजा आसिफ ने एक और बात भी की है किसी दूसरे चैनल पे, उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने धमकी दी मैं मार्शल लगाऊंगा, मार्शल लगाने की। अब बंदा कोई अकलमंद आदमी से पूछो, वहां तो तुम रात 12 बजे पांव पड़े हुए थे और तुम उसके इतनी ज्यादा मुखबर खास थे कि वो आपने फौरन शिकायत कर दिए या आपको डर तक कि मैं हार रहा हूं मुझे जिता दिया, और आज आप कह रहे कि भाई वो मार्शल लगा रहा था। दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें जो है ना वो इस बात की निशानदेही कर रही है। आज जो जेल का DSP पकड़ा गया या उसके साथ 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर पकड़े गए जो इमरान खान साहब की सोलतकारी जो है ना या जनरल फैज़ के साथ सोलतकारी कर रहे थे, तो ये सारी चीजें तो सामने आ गई है। अब मसला क्या है
जहां पीटीआई हर वक्त ये एतराज उठाते हैं कि बाबा कमीशन बनाओ, इंक्वायरी करो, फलां करो, तो भाई ये जनरल फेज की इंक्वायरी करने दो ना। आज 2 सहूलतकार भी पकड़े गए, ब्रिगेडियर और डीएसपी भी पकड़ा गया, और आगे भी जाके इनकी इमरान खान साहब का क्या लिंक था, कहां तक का। और सबसे ज्यादा इमाम मेमन साहब के साथ कल परसों में किसी और चैनल पे कहा, मैं विक्टिम हूँ, जनरल फेज ने मुझे अब से बेजा में रखा भाई समेत, और अपनी पीटीआई के एक एमएनए के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन मैंने केस की है, तो मैं तो डायरेक्ट आई विटनेस हूँ और मैं विक्टिम हूँ, और मेरे पास तमाम दलाइल सबूत मौजूद है। मैं आपकी तोसे से भी मौजूदा आर्मी चीफ से कहता हूँ कि मेरे केस से शुरू कर दे। ये जनरल फेज की सारी जो करतूत थी, किस तरह उन्होंने 2018 में आरटीएस सिस्टम बिठा के पीटीआई को पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दी, इसकी सारी इंक्वायरी हो जाए, सब चैनलों की जो ना औकात बाहर आ जाएगी इस सामने। ठीक है सर। तो न्यायी साहब आप बताइएगा सर कि जो अभी डिमांड कर रहे हैं कादर मुतवक्किल साहब के इंक्वायरी, जारी बात है इंक्वायरी के बाद जब कोई ठोस शवाहिद मिले तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो सहूलतकारी के पर जो है वो आज 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल भी गिरफ्तार हो गए न्यायी साहब। तो मामला जो है वो भी यही हो रहा डिस्कस कि मामला आखिर जाएगा कहाँ पे। इतनी लोग जो हैं, अगर इसमें ये इंक्वायरी चली है तो जारी बात है और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कई सियासतदान भी आ सकते हैं या कई और इदारों के जो है लोग भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें आप देख रहे हैं जैसे 9 मई के बाद कर दो और एक मनोस्मृति केस हुए, और फिर जिस तरह की तहरीक इंसाफ के लीडर्स की ऑडियो वीडियोस हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप कल 5 जगह पहुंचे, 5 जगह पे हम खड़े, वहां क्या कर रहे हैं, सारा एक प्री प्लान था। तो बिल्कुल एक किस्म की क्या कहना चाहिए, बगावत की चीज अंदर था, और हमने सारा टीवी पे देखा कि क्या हो रहा था। पाकिस्तान फौज के द्वारा को गाड़ियां दी जा रही थी, ये सनम जवेद और लाहौर में वो ट्रेन की तरफ जाए थे, वो क्या कह रही थी कि हमारे पैसों पे ये लोग और गाली देकर पैसे करते हैं और हमारे खिलाफ खड़े। पर एक तो ज्यादा आम जिसको इससे होता है कि इसको किसी इंटेलिजेंस के जरिए सारा जरिए मैनेज किया जाए, तो इसमें 9 मई का वाक़ा जो है वो मेन होगा। दूसरी इमरान खान की सूरतकारी वो भी शामिल है, सारे डिप्टी स्टूडेंट ये इसमें इन्वॉल्व हो, तो बिल्कुल ये जहां तक पहुंचना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट है उनको अंजाम तक पहुंचना चाहिए, ताकि आइंदा जो है आइंदा इस पर कोई हरकत ना करे। और ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़ा फोर्स कर दिया है, पाकिस्तान की तरीके में इतना नहीं हुआ। देखो एक तरफ तो हमें ये मतलब परेशानी है कि हमारा DGI सारी ऐसी एक्टिविटीज में नवाज था, और गैर के उन्होंने उस पर ये भी कहा है कि इसके हमारे पास सबूत है। दूसरा ये एक अच्छी बात है कि फौज को आइंदा की जो इन्वॉल्वमेंट है सियासत में, जो उसके रास्ते जो है ना वो बंद हो जाएंगे। तो देखो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इस पे पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था अब उनको सदैबाब हो सकेगा। इसके वजह सियासी बेचैनी चलाई जा रही थी, ये किस्म की स्टेटमेंट जारी आ रही थी, उस पर कोई तो पाया से इन्वेस्टर तो अपने इन्वेस्टर भी बहुत पाए जा रहे थे। तो इंशाल्लाह करे ये केस अंजाम तक पहुंचे, और मेरे ख्याल में जनरल आसिम मुनीर ने ये जो फैसला किया है, तमाम अपने सीनियर क्यादर से सीनियर फौज की हाई कमान है, ये सबके मुशावरत के बाद किया होगा, तब जाके ये इस तरह की जाए। तो अल्लाह करे ये अंजाम तक पहुंचे और पाकिस्तान में जो है हालात जो है वो बेहतर हो, और हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पे कामयाब हो। और 2 लोग के लिए जो कब पड़ी थी तो पाकिस्तान में लोग हमारे नौजवान को खास तौर पर मुझसे बहस दौड़ जा रही थी, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, इंशाल्लाह वो रुक जाएगा। ठीक है न्यायी साहब, जारी बात है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और ये दूध का दूध अगर पानी का पानी होगा तो कौन कौन फंसेगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं साहब, आज जब बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के साथ सहाफ़ियों की, तो उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया है। ये किस कंटेस्ट में बात हो रही है, कोई समझाएंगे कि जारी बात है एक जनरल थे, पाकिस्तान का एसेट थे वो, लेकिन तहरीक इंसाफ क्यों ऑन कर रही है कि हमारा एसेट थे?
देखें, हमारे से मुराद आपको किसने कहा कि ये पीटीआई का क्या है? मतलब आप प्रिजम्पशंस पे काम करते हैं। हमारा तो पाकिस्तान, जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान हमारा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान पीटीआई का है? मतलब ऑनेस्टली आई क्वेश्चन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पीपल कि जब वो इस चीज को हमारे पे कह देते कि ये पीटीआई का है। मुझे उन लोगों की सोच पे उनसे क्वेश्चन हुआ। मैं एक दो बातें बताता हूं। देखिए, सबसे पहले अलाउ मी, ठीक है। असासा, एक लेफ्टिनेंट जनरल इस मुल्क का असासा होता है, जो सर्विंग होता है, वो असासा होता है, और उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ब्रिगेडियर भी हो गए, सारे होंगे, पुलिस वाले होते हैं, ये सारे असासे होते हैं, ठीक है। ये याद रखें कि जब हम बात कर रहे इस पूरे केस का बात करें, अब आप याद रखें, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। और एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप सिटी की वजह से दैट इज करप्शन बेस्ड, वो एक चीज़ है। या एक हाजिर सर्विस आदमी है, वो या अपनी ईमा पे या इदारे ने उसको कुछ कहा होगा, उसकी ईमा पे वो जाके किसी को बाय फोर्स पकड़ के और उसके साथ ज्यादती करते हुए ये सारी चीजें कर रहा है। सो दैट इज वन थिंग, उसको एक करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है जो हम वायलेशन, जो आखिरी वाला था वो वायलेशन थी, ठीक है, कि उन्होंने कोड का किया। अच्छा, वायलेशन ऑफ द कोड, जो आर्टिकल 244 बनता है, जो वो मेनली हाजिर सर्विस के ऊपर होता है, वो रिटायर्ड पे नहीं होता। नंबर 2, रिटायर्ड वालों को के ऊपर ये उनके ऊपर लिमिटेशन है कि वो पॉलिटिक्स में, जो मेरा अंदाजा है कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं 2 साल तक। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर ये इतलाक होता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल शख्स को आप एडवाइज नहीं कर सकते या आप उसको कोई नहीं कर सकते। इस पे कोई कदगन मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिलिट्री एक्ट के खिलाफ वर्जी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री एक्ट आपको इससे रोकता है, वो आपको एक्टिव पॉलिटिक्स मींस के उस लिहाज से। ये और मुझे आई एम श्योर ये कादर मंदो खेल साहब मुझे हेल्प कर लेंगे। लेकिन जो असल चीज है ना, जिसके असल, और मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं ख्वाजा आसिफ साहब का कि वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनकी एक पोजीशन है, वो उस पोजीशन में होते हुए ये कह रहे हैं और उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं व्हाइल ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही वाज वायलेटिंग आर्टिकल 244। ये वो बार बार बताना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उनकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो डायरेक्ट कह नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी कादर मंदो खेल साहब ने कहा हुआ है कि वो बिच जाते हैं, बूट पॉलिश और ये सारी चीजें होता है, तो वो कर नहीं पा रहे, उनमें उतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो उस तरफ बार बार ये भी उन्होंने इशारा किया कि मैं खुद विक्टिम हूं जनरल फैज का। देखिए कादर मंदो खेल साहब भी विक्टिम है और इस तरह के बहुत सारे लोग विक्टिम हैं। आप अगर हिस्ट्री निकाल के देख लें, अभी से लेके उस तक कितने लोग बीच में विक्टिम हैं। कादर साहब आप फरमाइए सर कि आप तो खुद विक्टिम हैं और इन्हें मुझे भी ज़रा तस्दीक कर दें, मेरी भी, और डॉक्टर हुमायूं साहब की तस्दीक कर दें कि मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी कहाँ पे कैसे होती है। कि जारी बात है वो कह रहे हैं कि उन पे जो है इतलाक नहीं होता मिलिट्री एक्ट का, और ना ही जो है वो जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उनकी, नहीं हो सकती। ज़रा बताइए कि सर कानूनी राय क्या है। मेरे ख्याल में मैं अच्छी बात से शुरुआत कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आखिरी बात जो इमाम मेमन साहब ने कहा कि पिछले 75 साल से और बिल्कुल सही कहा, और ये भी फर्मा है कि हम सब मिलकर उसको बदलने की कोशिश करें, ये भी दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन आप तो बात करने को तैयार नहीं। आप तो कह रहे चोर है, डाकू है, फलाना है, ढिंगा है। तो आप बात करेंगे तो पता चलेगा। सियासी पार्टी इकट्ठे होंगे तो इनका रास्ता रुकेगा। सियासी पार्टी जो है ना मुतहद होंगे तो जो ये जनरल पर मुदाखलत है वो खत्म होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जनरल फेज आपने कहा कि इमरान खान ने बोला कि वो असासा है हमारा, तो उसने बड़ी खूबसूरत और डिप्लोमेटिक आपको बयान दे दिया कि सारे हमारे असासे सब है। और फिर साथ साथ ये भी कहा कि ये हल की खिलाफवर्जी में नहीं लिखा हुआ है कि किसी सियासी शख्सियत को मशवरा नहीं दे सकते। तो भाई यही तो हल की खिलाफवर्जी है कि आप सियासत में यानी आप मशवरा दे रहे हो कि 9 मई के वाक़या जो आपने किए रिटायरमेंट के बाद
और पूरे पाकिस्तान को आपने हिला दिया, और अब जाके जेल के अंदर खुफिया तरीके से सौरतकारी के जरिए 2 ब्रिगेडियर और डीएसपी के जरिए आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि मिलिट्री का तख्ता पलटाना है या शहबाज शरीफ का पलटाना है या पाकिस्तानी कौम का मजीद बड़ा घर करना है? क्या आप मशवरे दे रहे थे? वो तो अभी तफ्तीश होगा, 2 जूते पड़ेंगे, सब सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता मिलिट्री का क्या रिवाज है, पुलिस की तरह अगर 2 जूते पड़ जाए तो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी कि हम और इमरान खान ने क्या प्लान बनाया था और हमने क्या करना था पाकिस्तानी कौम का बेड़ा गर्क के साथ साथ हमने शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर का भी तख्ता पलटाना है। तो ये तो सारी चीजें अभी आएंगी सामने, जरा तफ्तीश, जरा रिमांड तो होने दो। सही है, सही है। न्याय साहब आप बताइए कि सर जो सानिया 9 मई ज़ाहिर बात है, इस पर बार बार ये कहा जा रहा है कि जो है वो हमने नहीं किया और कुछ और लोग नर्वस है। आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, मैं एक और लाइन भी उनकी बता दूं कि उनका ये कहना न्याय साहब के सानिया 9 मई जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा था, लंदन प्लान था बेसिकली, जो फिर बाद में ये सानिया 9 मई हुआ और इसमें चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब उनका उन्होंने नाम लिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लिया अमर फारूक साहब का। तो सानिया 9 मई और इस गिरफ्तारी और ये सारी सर किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सानिया 9 मई जिस अंदाज से हुआ और जिस तरीके से हुआ उसमें वो सिंपल तरीके से नहीं हुआ, उस पर बहुत सी इंटेलिजेंस सवाल होगी और उस पर इस तरह को मिलिट्री इंटेलिजेंस सवाल हो, मतलब साबित रिटायर से रीड करे, हमारे से फैज अबीद को रेड करें इमरान खान के 9 मई से। लेकिन जो हम सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो DGI इस बात की है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, उसके बाद सबूत हो गए हैं। अब ये सारे 9 मई के हवाले से है या फिर कोई पाकिस्तान स्पेकुलेशन है, कोई उनको तालिबान से जोड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ कहा हम स्टोरी से ये नहीं कह सकते कि इमरान खान से लगता हो सकते हैं उससे ग्रीवियस जो है वो कंसर्न हो और पाकिस्तान से हवाले से हो और इंटरनेशनल मामला के हवाले से हो, तो हमें इंतजार करना चाहिए। सुबह जो DGI की प्रेस रिलीज होती है उसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 9 मई का वाक़या भी हो सकता है, उसको इमरान खान की जेल में सूरत खारी जैसे कि सुबह जेल पकड़ा गया है और उसको हिरासत में लिया गया है, तो वो किसको कहा किसका पैगाम पहुंचाता था, और वो जेल में 3-4 साल ऐसी इसके साथ की बातें भी आ रही है, तो ये पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। सही है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। चलें न्याय साहब या फिर तालिबान के हवाले से ये जो भी है, तो हमने इंतजार करना चाहिए बजाय इसके फैसला करने के। चलें न्याय साहब, ठीक है न्याय साहब, मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पे, मैं दोबारा आता हूँ, शुरू करते हैं दोबारा प्रोग्राम, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब जो है जैसे कादर मंदो खेर साहब ने कहा कि सियासी जमातें जब तक नहीं बैठेंगी उस वक्त मामला जो है हल नहीं होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। भैया साहब, अभी बात हो रही है कि जब तक सियासी जमातें नहीं बात करेंगी, सियासी जमातें नहीं बैठेंगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो मामला कैसे हल होंगे? देखिए, इस तरह है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बातचीत ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बाज़ इश्यूज़ होते हैं, आप उन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं पार्लियामेंट में और उस इश्यूज़ के ऊपर आप जो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको ऑन बोर्ड लें और उसके बाद डिसीजंस लें, उनके लिए आपको बात करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए, मैंने जो कहा था ना कि इन जनरल बता रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद ये याद रखें, एक दफ़ा आप रिटायर हो जाते हैं ना तो आपके ऊपर से जो आर्मी के जो एक्ट्स हैं वो अब आप नाउ यू आर रिटायर्ड, आपके ऊपर सिर्फ एक लिमिटेशन आ जाती है। वो लिमिटेशन ये है, वो चेक कर लीजिए, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में आपको बता रहा हूँ ना, उनमें लगते हैं उसमें सिर्फ ये कि अच्छा दूसरा ये है कि मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि उन्होंने एडवाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि किसी एडवाइस पे कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनरल्स हैं कि रिटायरमेंट के बाद, जैसे पीपल्स पार्टी के उसमें कितने जनरल्स थे जो इनके साथ थे, वो रिटायरमेंट के बाद एक्टिव नहीं हुए थे लेकिन दे स्टे विद दैट, वो उस पार्टी के साथ जिनके साथ उनकी एफिलिएशन होती है उनके साथ पसे पर्दा रहकर उनको मशवरे देते रहते हैं। अब बात आ गई कि इसको जब आप लिंक कर रहे हैं 9 मई के साथ, देखिए
9 मई 2023 में हुआ, एग्रीड। अच्छा, अगर हम देखें 9 मई को थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं ना, मतलब जब आप चीज कर रहे होते हैं, आपने पोस्टमार्टम करना होता है, तब आपको पता चलता है कि यार ये एक्चुअली मरा कैसे था। निशान तो उसके गले पर हैं, लेकिन वो मरा गले से नहीं, वो जहर दे के मरा था। सो यू हैव टू डू दैट थिंग। उसके लिए जब आप जाते हैं तो सबसे पहला जो वाकया होता है वो आप 25 मई का वाकया होता है। अच्छा, 25 मई को जब आप करके देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया, 22 मई से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ना दकड़ना शुरू कर दिया। अभी 25 मई जो हम लोगों ने ऐलान किया था वो तो अभी आया ही नहीं था, 22 मई से शुरू हो गया था। 22 मई से आपको पता चल गया था कि इन लोगों ने, अब हम लोगों ने मार्च करना था 25 को, तो हम करना था। उन्होंने 22 मई से उन्होंने केपी और पंजाब के दरमियान में बॉर्डर वो खींच दिया, उन्होंने वहां पे खंदक खोज दी, उन्होंने वहां पे जगह वो कर दी, उन्होंने पंजाब में यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ दी, उन्होंने सब कुछ। अब ये पंजाब की पुलिस ये सारा कुछ करे, लोगों के घरों में चार दीवारी की पामाली शुरू कर दी। एक मिनट है जना सर जी, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, 25 मई की बात कर रहे हैं आप? मैं 2022-25 मई की बात कर रहा हूँ, और 9 मई जो है वो 2023 में हुआ था, 1 साल बाद हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो फायरिंग हुई थी इमरान खान के ऊपर, वो बात आ जाती है, वो अक्टूबर नवंबर की बात आ जाती है। फिर उसके बाद ये याद रखें, इस दौरान में जो इलेक्शन वो भी नहीं हुए, उस इलेक्शन के ऊपर ये याद रखें, उस इलेक्शंस के ऊपर दूसरी बात ही क्या हुई थी कि इलेक्शंस नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट का वो कहना नहीं माना गया। अच्छा, ये सारी चीजें अब ये याद रखें, अब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, अच्छा इस दौरान में, इस थ्रू आउट दरमियान में आप राना सनाउल्लाह के मुसलसल बयानात देखते जाएं कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल का किस्सा है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये उन्होंने ये याद रखे, मेरे ख्याल में 3, 4, 5 मई को राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इस मई में कुछ बहुत बड़ी चीज भी हो सकती है। जब आप उन चीजों को देखते हैं ना तो देखिए ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन उसको आप करते हैं। अच्छा, फिर इत्तेफाक की बात है, बड़े इत्तेफाक की बात है कि रास्तों के सीसीटीवी, हर इलाके की सीसीटीवी, चाहे वो क्या मियां वाली के हो, चाहे वो इधर के, सारे सीसीटीवी सारे खराब हो गए, हर एक चीज है, कोई आपके पास वीडियोस नहीं है। अच्छा, उसमें जो वीडियोस आई हुई हैं उनमें जो ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के नहीं हैं, जो पीटीआई के नहीं है, जिनमें मेरे ख्याल में आपके चैनल के लोगों ने भी, या उस वक्त टेलोन था उसके चैनल के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी कहा कि हमने जो लोग थे उधर उनको हमने कभी पीटीआई में नहीं देखा। सो देयर आर सो मेनी एविडेंसेस कि जब हम उसको करके देखते तो हमें पता चलता है कि मोस्ट प्रॉब्ली इट वाज काइंड ऑफ प्लान। इस वजह से हम कहते हैं चलें प्लान होगा। कादर साहब, एक और पॉइंट सर मैंने आपकी राय लेनी है कि आज भी जेल में जो है वो प्रोसीडिंग थी नैब केस की, और प्रोसीडिंग नहीं हो सकी, समाअत मुलतवी हो गई, और ये बताया जा रहा है कि पहले भी, इससे पहले तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं कोर्ट में, और नैब टीम बैठी रहती है लेकिन वो उनके सामने पेश नहीं होते, तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनते। ये रिपोर्ट्स जो है वो आई हैं कई बार। तो ये हो सकता है कि सर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बात हुई कि एक मुलज़म जो है वो कैसे इनकार कर सकता है जो जेल में है कि उससे तफ्तीश ना हो, वो तफ्तीश का हिस्सा ना बने या वो पेश ना हो। देखिए, मैं सख्त बात तो नहीं करूंगा, यकीनन इमरान खान साहब एक पार्टी के लीडर है, वरना आम जो मुलजिम होता है उनको तो अतकड़ी बांध के घसीट के पुलिस वाले लाते हैं। जी जी। अब चूंकि ये बड़ा लीडर है वो चीजें तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, मैं इसकी हिमायत भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि उसकी भी एक प्रोसीडिंग्स का एक तरीकेकार है। अगर इमरान खान साहब नहीं जाते हैं, प्रोसीडिंग ज्वाइन नहीं करते हैं या कोई बयान नहीं देता है, तो वो रिपोर्ट एक तरफा फिर बनता है और वो वैलिड भी होगा, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि हुमायूं मेमन साहब ने कहा कि बहुत सारे वीडियो हमारे नहीं है, और गालबन में हुमायूं मेमन साहब के साथ बड़े शो में कर चुका हूँ, पहली मतलब सुन रहा हूँ, तो हुमायूं मेमन साहब एक भी दरखास्त मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने वहां प्रोसीडिंग्स में या जो तफ्तीश है वहां दिए कि फलां वीडियो हमारी नहीं है, इसकी फॉरेंसिक कराओ, तफ्तीश कराओ, नंबर एक बात। और साथ साथ हम शुरू से कह रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं। सुन मेरे सामने तो कभी नहीं कहा आपने, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर कहा है तो आप सबूत दे दें कि आपने कहां दरखास्त की है, कोई अदालत को बता दे, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बहुत कुछ हो सकता है, तो मेरे हिसाब से फिर राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ा कलमंद आदमी हुआ है
कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा बहुत कुछ हो सकता है और इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि जेएचक्यू के ऊपर धरना दो, जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रोको। आप मेरे साथ शो में बैठे हुए आप मुखालफत करते थे, दूसरे लोग मुखालफत करते थे, मैं हैरान रहता था कि ये आप लोग एडवांस पे क्यों मुखालफत कर रहे हो। जनरल आसिम मुनीर का तो मैंने खुद भी नाम नहीं सुना था, लेकिन फिर पता चला कि वो आईएसआई चीफ तो वो हीरो का तफ्तीश उसके पास था। लेकिन साथ साथ ये है कि राना सनाउल्लाह तो बड़ा अक्लमंद है कि आप सारे लोग कहते हैं कि भाई कोर कमांडर हाउस पहुंचो। राना सनाउल्लाह तो बड़ा अक्लमंद आदमी है कि इमरान खान के बाजी एहसान न्याजी की हाथ में वर्दी पकड़ा दी है जिसकी बेहरमती कर रहा था और मीडिया के सामने वो भी जाली है। वो तो खुद ऐलान कर रहा है कि ये वर्दी जरा देख के मैं अल्फाज नहीं कह सकता हूँ जो उस वीडियो में मौजूद है। तो वो तो फिर राना सनाउल्लाह को क्रेडिट देना चाहिए कि वो इतना अक्लमंद आदमी है कि पूरा का पूरा एक सियासी पार्टी को उन्होंने बगावत पे और जलाओ गिराव पे जो है वो कन्विंस कर दिया और उनकी जबान में बातें भी दे दी और उसने कह दिए और उन्होंने कर भी डाली है। तो फिर राना सनाउल्लाह को तो फिर निशान पाकिस्तान मिलना चाहिए अगर ये बात की है। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं सीसीटीवी जो है ना वो खराब है, तो सीसीटीवी जो है आप कैसे कह सकते हैं खराब है। आप तफ्तीश का हिस्सा बन गए, आपने वहां देखा है बहुत सारे सीसीटीवी जो अंडरग्राउंड जो कमरे के अंदर होते हैं वो तो जल के राख हो गया होगा। अगर वो बाहर कोई सीसीटीवी है तो आप तफ्तीश आपने ज्वाइन करके आपने पता किया है कि इसमें कितने हमारे वीडियो है, कितना सीसीटीवी की है, कितनी जाली है, कितनी असली है, उसकी आप बकायदा अपने वकीलों के जरिए उसकी बकायदा आप पोस्टमार्टम कराए, आप उनकी फॉरेंसिक कराए, पोस्टमार्टम से फॉरेंसिक करा दे, आप तफ्तीश करेंगे, आप उसको चैलेंज कर दे। इस तरह मेरी बात कादर भाई तफ्तीश को कंक्लूड नहीं कर सकते हो। कादर भाई सर वक्त खत्म हो गया, कादर भाई वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। आपका बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। वहीं साहब आपका शुक्रिया, न्याय साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम और जो तफ्तीश जारी है जनरल फैज़ से और उनके जो साथी गिरफ्तार हुए हैं उनसे लग ये रहा है कि मामला जो है वो दूर तक जाएगा और कई ऐसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व पाए जा सकते हैं जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।